Hey everyone, welcome back to this channel with your Waits, and today in this video we are going to talk about the novel The Vendor of Sweets that is written by R.K. Narayanan. Basically ये novel आपके फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस के अंदर दिया गया है. One by one we are going to study in detail. So I would request you all to keep your own text with you so that you can have word-to-word explanation. तो इस वीडियो में हम चैप्टर 1 की डिटेल स्टडी करेंगे. लेट्स सी व्हाट इज देयर. कॉन्कर टेस्ट एंड यू विल हैव कॉन्कर्ड द सेल्फ. टेस्ट पर विजय पाओ तो तुम अपने आप पर विजय पा सकते हो, ऐसा जगन कहता है टू हिज लिस्नर. यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हो द वेंडर ऑफ स्वीट्स जो है एक मिठाई वाला की कहानी है, जो कि मालगुडी डेज R.K. नारायण के सीरियल्स का एक पार्ट है. इसी को वेंडर ऑफ स्वीट्स कहा गया है. यहाँ पर जगन जो है, जिसका कि फुल नेम, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है बेसिकली, जिसका फुल नेम है केवी जगन. ये मालगुडी डेज भी एक फिक्शनल टाउन है और जगन भी एक फिक्शनल कैरेक्टर है. ये जगन अपने लिसनर से कह रहा है कि कॉन्कर टेस्ट एंड यू विल हैव कॉन्कर्ड द सेल्फ. और वो इसका रिप्लाई इसलिए दे रहा है क्योंकि लिसनर ने कहा था कि वाई कॉन्कर द सेल्फ, क्यों खुद पर विजय पाए. जगन कहता है आई डोंट नो बट ऑल आर सेजेस एडवाइस सो. मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हमारे जितने भी साधु संत लोग हैं वो यही एडवाइस करते हैं कि टेस्ट पर विजय पाओ तो आप खुद पर विजय पा सकते हो. द लिसनर लॉस्ट इंटरेस्ट इन द क्वेश्चन, यानी कि ये जो लिसनर है वो अपना इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट खो देता है. His aim was only to stimulate conversation. उसका एम ये नहीं था कि वो इस क्वेश्चन पर बहुत डिटेल बात करे, बल्कि उसका सिर्फ यही एम था कि वो इस कन्वर्सेशन को, जो बातचीत चल रही है, उसको स्टिमुलेट करे, उसको थोड़ा बढ़ावा दे. While he occupied a low wooden stool next to Jagan's chair. तो ये जो लिसनर था ये कहाँ बैठा था? जगन की चेयर के सामने एक छोटे लकड़ी के स्टूल के ऊपर बैठा था. Jagan sat under the framed picture of the goddess Lakshmi hanging on the wall. और जगन बैठा था दीवार के ऊपर गॉडेस लक्ष्मी की एक फ्रेम्ड पिक्चर थी. उस फ्रेम्ड पिक्चर के सामने एक चेयर थी, उस चेयर के ऊपर जगन बैठा था और जगन के जस्ट सामने ही एक स्टूल पर ये लिसनर बैठा था. ओके. And offered prayers first thing in the day by reverently placing a string of jasmine. जब भी जगन सबसे पहले अपनी शॉप पर आता था तो आते ही लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी की जो हैंगिंग थी, जो पिक्चर थी दीवार पर, उसके ऊपर रिस्पेक्टफुली, विद डीप रिस्पेक्ट, रेवरेंटली प्लेसिंग अ स्ट्रिंग ऑफ जैस्मिन, एक जैस्मिन की, मोगरे के फूलों की माला चढ़ाता था उस पर. ऑन टॉप ऑफ द फ्रेम ही ऑल्सो लिट एन इंसेंस स्टिक एंड स्टक इट इन अ क्रिसीव इन द वॉल. और एक अगरबत्ती जलाता था और उसको दीवार पर जो कोई दरार हुई थी उस दरार के अंदर वो उस स्टिक को लगा देता था, है ना, एक अगरबत्ती जला देता था. द एयर वॉज चार्ज विद द सेंट ऑफ जैस्मिन एंड इंसेंस. और इस तरह से हवा के अंदर जो खुशबू थी वो जैस्मिन यानी मोगरे के फूलों की और इंसेंस जो अगरबत्ती वो लगाता था उसकी खुशबू से वो हवा भर जाती थी. चारों तरफ इन दोनों चीजों की खुशबू आ जाती थी, which imperceptibly blended with the fragrance of sweet meats frying in ghee in the kitchen across the hall. वो जो खुशबू थी, वो जो हवा थी, वो धीरे धीरे, imperceptibly in the sense is gradually blended with the fragrance of sweet meat. जो मिठाइयाँ फ्राई हो रही थी घी के अंदर, अंदर जो मिठाइयाँ तल रही थी किचन में, उन मिठाइयों की खुशबू से धीरे धीरे ये मिक्स होती जा रही थी, उसमें ब्लेंड हो रही थी. तो तीन चीजों की खुशबू आ रही थी, जैस्मिन, इंसेंस मीन्स अगरबत्तियां, और मिठाइयां. द लिसनर वॉज अ कजिन. लिसनर कौन था? कजिन था. दो हाउ ही केम टू बी कॉल्ड सो कुड नॉट बी एक्सप्लेन. लिसनर कजिन था, पर कैसे था? कजिन इन द सेंसेस कोई मामा, चाचा, चचेरा भाई, लेकिन यहाँ पर वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि वो किस तरह से इसका रिश्तेदार लगता था या किस तरह से वो उसका कजिन था, क्योंकि वो हमेशा क्लेम करता था कजिनहुड विद मेनी अदर्स इन द टाउन. वो किसी ना किसी के लिए कहता था कि वो मेरा कजिन एंड ऑल, मतलब वो खुद को, अपने आप को कजिन क्लेम करता था. इसलिए हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे कि वो किस तरह से R.K. नारायणन का भी कजिन, जगन का भी कजिन था. टोटल इनकम्पैटिबल्स at times.
कई बार तो आप पता ही नहीं कर सकते कि किस तरह से उसका कजिन हुआ, इस तरह से वो अपने आप को क्लेम करता था। बट इफ चैलेंज्ड ही कुड ऑलवेज ओवरवेलम द सेप्टिक विद जेनेलॉजी। यदि लेकिन आप उसको चैलेंज करो कि आप कैसे उसके कजिन हुए, तो फिर वो बहुत ही ज्यादा फिलोसफिक वे में और जेनेलॉजी में यानी कि एंसेस्ट्री में बता देगा कि इस तरह से मैं उसका कजिन हूँ। He was a man about town. कौन? जगन, सॉरी कजिन। तो इस पूरे पैराग्राफ में कजिन के बारे में बताया गया। He was a man about town मतलब ऐसा जो हर किसी का चहेता था। And visited many places and houses from morning till night. सुबह से शाम तक वो किसी ना किसी के घर पर कहीं ना कहीं घूमता रहता था, यानी पूरे टाउन में वो अच्छे से जाना जाता था। And invariably every day at about 4:30 he arrived. Invariably in the senses बिना रुके, रोजाना, एवरी डे, हर बार वो 4:30 बजे उसकी शॉप पर आ जाता था। थ्रू अ ब्रीफ ग्लैंस एंड ए नोड एट जगन, और आते ही सबसे पहले वो एक छोटी सी ग्लैंस, एक झलक जगन की तरफ देता था और उसकी तरफ नोट करता था नमस्कार के सेंस में, और फिर सीधा पास स्ट्रेट इनटू द किचन, और फिर सीधा वो किचन की तरफ चला जाता था। ठीक है, तो आते ही जगन की तरफ थोड़ा सा देखता था, उसकी तरफ गर्दन हिलाता था और फिर सीधा किचन की तरफ चला जाता था। ऐसा वो करता था। ओके, देन and came out 10 minutes later wiping his mouth with the end of a towel on his shoulder. और 10 मिनट बाद वो किचन से बाहर आता था with the end of a towel on his shoulder, commenting the sugar situation may need watching. इस तरह से कमेंट करता हुआ आता था कि शुगर सिचुएशन देखना पड़ेगा, ज्यादा डाल रहे हो। मैंने सुना है, I hear that the government are going to raise the price. मैंने सुना है कि गवर्नमेंट शुगर के प्राइस बढ़ाने वाली है और तुम तो ज्यादा चीनी डाल रहे हो। Wheat flour is all right today. Wheat flour ठीक है। I gave the supplier a bit of my mind yesterday when I passed Godown Street. कल जब मैं गोडाउन स्ट्रीट की तरफ से जा रहा था तब मैंने उस सप्लायर को, जो व्हीट फ्लावर सप्लाई करते हैं, उसको अपना थोड़ा दिमाग दिया, तो इसलिए उसका प्राइस तो ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन चीनी का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। मैं ऐसा सुन रहा हूँ कि गवर्नमेंट उसका प्राइस बढ़ा रही है। डोंट आस्क मी व्हाट टुक मी देयर। अब मुझे ये मत पूछना कि मैं वहां क्यों गया। I have friends and relations all over this city and everyone wants me to attend to this or that. मेरे हर जगह इस शहर में हर जगह फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं अब, और वो लोग मुझे बुलाते भी हैं। बट आई डू नॉट ग्रज सर्विंग अदर्स। मुझे किसी दूसरों की सेवा करने में कोई गिल्टी या बुरा फील नहीं होता। What is life worth unless we serve and help each other? ऐसे जीवन का क्या मतलब जब हम किसी और की सेवा या मदद ना कर सके। जगन पूछता है, Did you try the new sweet the cook experimented with today? क्या तुमने वो नई मिठाई टेस्ट की जो कि आज ही नए उस कुक ने बनाई है? Yes, of course, it is tasty. हाँ हाँ, मैंने की है और ये बहुत ही स्वादिष्ट है। Oh, but I think it is only an old recipe in a new shape. अब यहाँ पर जगन कहता है कि मुझे लगता है ये तो एक ओल्ड रेसिपी है जिसको कि नई शेप दे दी गई है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। All sweetmeats after all are the same. जितनी भी मिठाइयां हैं they all are actually same. एक जैसी तो हैं, तुम्हें नहीं लगता ऐसा? No sir, said the cousin. मुझे नहीं लगता। I still see a lot of difference between one sweet and another. मुझे अभी भी एक मिठाई से दूसरी मिठाई में अंतर पता चलता है, और मैं सोचता हूँ I hope I shall not become a yogi and lose the taste for all. मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं योगी ना बन जाऊं ताकि मुझे और मैं मिठाइयों का टेस्ट ही भूल जाऊं कि कौन सी मिठाई का टेस्ट कैसा है। मेरे लिए सब अलग अलग है। It was then that जगन pronounced his philosophy. और तब जगन अपनी फिलॉसफी प्रोनाउंस करता है। कौन सी? जो चैप्टर के स्टार्टिंग में मिली हमें, कॉन्कर टेस्ट एंड यू विल हैव कॉन्कर्ड द सेल्फ। यदि तुम अपने स्वाद पर नियंत्रण पा लेते हो या विजय पा लेते हो तो तुम खुद पर भी विजय पा लेते हो। They palavered thus for half an hour more. इस तरह से उस बात को उन्होंने आधे घंटे और खींचा। And then जगन asked, फिर जगन ने पूछा, Do you know what I eat nowadays? क्या तुम्हें पता है आजकल मैं क्या खाता हूँ? Asked the cousin, anything new? क्या कुछ नया? I have given up salt since this morning. आज सुबह से मैंने नमक खाना छोड़ दिया है। जगन said with a glow of triumph. उसके चेहरे पे एक ट्रियम्फ की, एक विजेता जैसी ग्लो दिखाई दी जब उसने कहा कि मैंने नमक खाना छोड़ दिया।
He noted with satisfaction the effect produced by this announcement and expanded his theory. उसने वो satisfaction जो उसको अपने आप में feel हुआ, जो ट्रम्प उसको feel हुआ, उसके साथ ही वो अपनी theory को expand करता है, बढ़ा के कहता है कि one must eat only natural salt. एक इंसान को केवल एक natural salt ही खाना चाहिए, इसलिए मैंने तो salt खाना बंद कर दिया. फिर कजिन कहता है कि natural salt क्या होता है, and added, और फिर खुद ही कहता है, the salt that dries upon one's back when one has run a mile in the sun. क्या वो वाला नमक क्या जो किसी की पीठ पर चिपक जाता है, सूख जाता है जब वो 1 माइल दौड़ कर धूप में आता हो, तो जो पसीने से जो नमक सूख जाता है, क्या आप उसको नेचुरल सॉल्ट कहते हैं? तो ये थोड़ा मोकरी के सेंस में यहाँ पर वो बोलता है. और जगन मेड अ राई फेस एट द कोर्स रेफरेंस. इस तरह का कड़वा रेफरेंस सुनकर जगन को बुरा लगा, यानी कि उसने एक वियर्ड फेस बनाया. He had the outlook of a disembodied soul floating above the grime of this earth. और उसको एक इस तरह का आउटलुक मिलता है जैसे कि एक डिसएम्बेडेड सोल, मतलब कोई अलग ही सोल जो यहाँ की ना हो, एक सेपरेट सोल जो कि इस अर्थ पर, इस बेकार सी अर्थ के ऊपर फ्लोट कर रही है. वो अपने आप को ऐसा फील करता है कि मैं यहाँ कहाँ हूँ. At 55 his appearance was slight and elfish. 55 साल की एज में, उसकी एज कितनी थी? 55 ईयर. उसकी जो एज थी वो कैसी थी? एन एल्फिश. एल्फिश वर्ड बना है एल्फ से, यानी कि थोड़ा बौना, छोटा हाइट, क्योंकि कमर झुक गई है. His brown skin was translucent. और उसकी जो ब्राउन स्किन थी वो ट्रांसल्यूसेंट, यानी कि सेमी ट्रांसपेरेंट थी. जैसे स्किन के अंदर से नसें और ये सब दिखाई देती है, वैसे सेमी ट्रांसपेरेंट उसकी स्किन थी. His brow receded gently. और उसकी जो आईब्रोज थी वो थोड़ी पीछे खिंची हुई थी. ड्यू टू एज यू कैन से. into a walnut shade of baldness. और उसके जो बाल थे वो कैसे थे? वॉलनट शेप में थे. वॉलनट इन द सेंस अखरोट की शेप में. एंड बियॉन्ड, मतलब बाल तो थे ही नहीं, साइड में थे. बॉल्डनेस थी, यानी कि बाल नहीं थे उसके सिर पे. एंड बियॉन्ड द फ्रिंज हिज, ये दिख रहा होगा आपको इस पिक्चर में, दिस बॉल्डनेस वाज देयर. और ये यहाँ पे उसके थोड़े थोड़े बाल थे. The fringe, his hair fell in a couple of speckled wave on his nape. तो जो बाल थे beyond the fringe, ये जो साइड साइड के बाल थे वो एक तरह से नीचे आके गिर रहे थे. इन बॉर्डर्स के वाले जो बाल हैं, ये they were just speckled waves on it. कुछ spotted फॉर्म में वो नीचे गिर रहे थे उसकी गोद में. His chin was covered with whitening bristles. ओके और उसकी जो चिन थी वहां पर व्हाइटनिंग सफेद बाल थे, छोटे छोटे कांटों जैसे. एज ही शेव्ड ओनली एट सर्टेन इंटरवल्स, क्योंकि वो सिर्फ कभी कभी शेविंग करता था, कुछ इंटरवल्स पे ही. फीलिंग दैट टू व्यू वनसेल्फ डेली इन अ मिरर वाज एन इनटॉलरेबल यूरोपियन हैबिट. उसे ऐसा लगता था कि रोज रोज चेहरा अपना देखना मिरर में एक असहनीय यूरोपियन आदत है. वह पहनता था एक लूज जिब्बा ओवर इस धोती, यानी धोती के ऊपर एक कमीज पहनता था जिसको आप जिब्बा कहेंगे, जो ढीली सी होती थी. और ये दोनों ही बोथ मेड ऑफ मटेरियल स्पन विद हिज ओन हैंड. और इस तरह का मटेरियल था जो कि वो अपने हाथों से बुनता था, यानी कि सूत काट के वो उस धागे को बनाता था. एवरी डे ही स्पन फॉर एन आवर. रोज 1 घंटे के लिए वो सूत काटता था चरखे पर. रिटेन इनफ यार्न फॉर हिज सेरेटोरियल रिक्वायरमेंट्स. और उनमें से कुछ यार्न जो है वो बचा लेता था अपने सेरेटोरियल रिक्वायरमेंट्स के लिए, यानी कि कपड़ों के लिए. He never purchased more than 2 sets of clothes at a time. और वो एक बार में 2 जोड़ी कपड़े ही रखता था, इससे ज्यादा नहीं. And delivered all the excess in neat bundles to the local handloom committee in exchange for cash. और जो एक्स्ट्रा सूत बचता था उसको वो लोकल हैंडलूम कमिटी को दे आता था, बदले में उसको पैसे मिलते थे. जो कैश उसको मिलता था was less than 5 rupees a month. 5 रुपए से भी कम होता था एक महीने का.
पर ही फेल्ट सेंटिमेंटल थ्रिल इन रिसीविंग इट, लेकिन वो 5 रुपए से भी कम पैसे रुपए जो मिलते थे उसको, वो उसको एक सेंटिमेंटल थ्रिल देता था, उसको उसमें मजा आता था, उसको अच्छा लगता था. एज ही हैड बिगन द हैबिट व्हेन गांधी विजिटेड द टाउन ओवर 20 years ago, ये आदत उसने आज के 20 साल पहले जब गांधी जी उनके वहां आए थे तब ऐसी हैबिट बनाई थी, तब से वो ये 5 रुपए से के लगभग पैसे यहाँ से अर्न कर रहे हैं. एंड ही हैड बीन कमेंडेड फॉर इट, और वो इसके लिए एक बार तो उसको ऑफिशियली प्रेज भी किया गया था. ओके, ही वॉर अ नैरो आलमंड शेप्ड पेयर ऑफ ग्लासेस. ठीक है, ये एक नैरो आलमंड शेप के ग्लासेस पहनता था, चश्मा पहनता था. ओके, और उसका जो फ्रेम था वो था येलोइश, पीले कलर का. एंड पीप्ड एट द वर्ल्ड ओवर देयर पेल रिम्स. ठीक है, पीली रिम्स होती थी. एंड ही ड्रैप्ड हिज शोल्डर इन अ खादर शॉल, और कंधे पे एक खादर की शॉल होती थी. ठीक है, एंड विथ गॉडी येलो पैटर्न्स ऑन इट, और उसके ऊपर पीले रंग के पैटर्न्स बने हुए थे जो कि गॉडी थे, यानी कि ज्यादा भड़कीले पैटर्न बने हुए थे. वी कैन से on it and showed his feet with thick sandals made out of the leather of an animal, और पाँव में पहनता था सैंडल्स जो कि एक एनिमल की लेदर से बनता था. और एनिमल कौन सा होता था? जो कि अपनी ओल्ड एज की वजह से डाइड हो गया, मर गया हो. Being a follower of Gandhi, he explained, I do not like to think that a living creature should have its throat cut for the comfort of my feet. क्योंकि गांधी जी के वो फॉलोअर था, तो उसने कहा कि मैं ये पसंद नहीं करता कि मेरे पाँव के कंफर्ट के लिए मैं किसी जानवर का गला काटूं या काटा जाना चाहिए. And this occasionally involved him in excursions to remote villages where a cow or calf was reported to be dying. और यही रीजन था कि जब उसे ये पता चलता था कि किसी दूर के गांव में कोई गाय या उसका बछड़ा जो है वो मर गया है, तो वो उस ट्रिप पर चला जाता था, वहां से लेदर लेने चला जाता था. When he secured the hide, he soaked it in some solution, और जब उसको वो खाल मिल जाती थी तो वो उसको एक किसी केमिकल के सोल्यूशन में भिगो देता था. And then turn it over to an old cobbler he knew who had his little repair shop. ठीक है, और फिर उसको वो एक पुराने मोची की दुकान पर ले जाता था जिसको वो ऑलरेडी जानता था, और उसकी एक छोटी रिपेयर शॉप होती थी, जैसे कि मोची बैठे रहते हैं वैसी, एक पेड़ के नीचे. कहाँ पर? एल्बर्ट मिशन कंपाउंड में. ओके, जिसको कि वो ऑलरेडी जानता था. When his son was 6 years old, he was a happy supporter of Jagan's tanning activity. जब उसका बेटा माली 6 साल का था तो वो जगन की टैनिंग एक्टिविटी का एक अच्छा सपोर्टर था. In the back veranda of the house, but as he grew older, और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, he began to complain of this stench, है ना, वो जो बदबू, जो स्टिंक आती थी उस लेदर की, उसको वो अपोज करने लगा, कंप्लेन करने लगा. Whenever his father brought home leather, जब भी उसके पिताजी घर पर ये लेदर लेके आते थे अपने नए शूज के लिए, तब वो बच्चा उसकी कंप्लेन करता था. जगन्स वाइफ प्रूव्ड इवन लेस टॉलरेंट, और जगन की जो वाइफ थी वो तो और भी कम टॉलरेंट थी, मतलब वो तो बिल्कुल सहन नहीं करती थी, वो अपने आप को बंद कर लेती थी. शटिंग हरसेल्फ इन अ रूम एंड रिफ्यूजिंग टू कम आउट अंटिल द टैनिंग एंडेड. वो अपने आप को रूम के अंदर बंद कर देती थी और कहती थी कि जब तक बाहर नहीं आऊंगी, जब तक तुम्हारी टैनिंग खत्म ना हो जाए. Since it was a prolonged process, और क्योंकि ये एक लंबी प्रोसेस हुआ करती थी, लंबे टाइम तक carried on several days, so one can understand the dislocation into which the household was thrown. तो समझ सकते हो कि किस तरह से क्या सिचुएशन उसके घर की रही होगी जब वो ये अपने लिए नए जूते लाने की या बनाने का सोचता भी होगा. It was a difficult and hazardous operation. The presence of the leather at home threatened to blast his domestic life. घर में उस लेदर की उपस्थिति उसकी जो घरेलू लाइफ है, डोमेस्टिक लाइफ के लिए समझो एक तरह से ब्लास्ट जैसी धमकी हो. He had to preserve it, और उसे बचाना होता था. In the early stages of tanning, उसको early stages of tanning में उसको बचाना होता था, नहीं तो उसकी वाइफ उसको फेंक सकती थी.
आउट ऑफ हिज वाइफ्स रीच इन द फ्यूल शेड, और वो वहां उसको फ्यूल शेड में जाके छुपाता था। Where there was danger of rats nibbling it, और वहां पे एक खतरा था कि चूहे उसको कुतर सकते हैं। When she lay dying, she summoned Jagan to come close to her and mummed something. और जब वो मतलब she lay dying in the sense जब वो बहुत बीमार थी, तो जो अपने बेड पर लेटी होती थी बीमारी के सिचुएशन में, तो वो उस जगन को अपनी तरफ बुलाती थी और कुछ कहती थी, मर्मर करती थी, कुछ फुसफुसाहट उसके कान में कहती थी। He could not make out her words, क्योंकि वो वर्ड्स नहीं बोल सकती थी, but was harrowed by the thought, पर उसके थॉट से ये समझा जाता था जैसे कि probably she was saying throw away the leather। जिस तरह से उसकी लिपसिंग थी उससे ये समझ में आता था वो ये कह रही है कि इस लेदर को फेंक दो, in deference to what was possibly her last wish, और ऐसे लगता था कि ये उसकी आखिरी इच्छा हो। He did give to a mission the last bit of leather at home, और वो that was the last leather at home, and felt happy that he was enabling someone else to take to non-violent footwear, और वो अपने आप को खुश समझता था कि एटलीस्ट वो अभी तक नॉन वायलेंट फुटवेयर पहन रहा है। Afterwards, he just trusted the cobbler at the Albert Mission to supply his rather complicated footwear, और बाद में फिर वो सिर्फ अल्बर्ट मिशन वाला जो कॉबलर था उस पर ट्रस्ट करता था कि वो उसको ऐसा सेम फुटवेयर नॉन वायलेंट वाला प्रोवाइड करे। Now his cousin's reference to natural salt upset his delicate balance and he reddened in the face। लेकिन जो cousin ने reference दिया था कि कौन सा salt, वो जो किसी की पीठ पर हो जब वो दौड़ कर आए 1 माइल के लगभग, उस चीज से वो थोड़ा अपसेट होता है और उसका फेस लाल हो जाता है। The cousin satisfied with the effect he had produced, और उसको पता था कि जो मैंने कहा है, कजिन को पता था कि जो मैंने कहा है उसका इफेक्ट क्या होने वाला है। Try to restore his mood, और वो कोशिश करता है कि वो उसके मूड को वापस ठीक करे with a प्लीजिंग रिमार्क, और एक अच्छा सा रिमार्क देता है दैट यू आर सिंप्लीफाइड योर लाइफ सो कम्प्लीटली, कि तुमने तुम्हारी लाइफ को बहुत ही अच्छे से सिंप्लीफाई कर लिया एंड मेड योर सेल्फ एब्सोल्युटली सेल्फ डिपेंडेंट, और तुमने अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना लिया। as I was saying to the cooperative registrar the other day, जैसा कि मैंने कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को एक दिन तुम्हारे लिए बताया कि तुमने अपनी लाइफ को सेल्फ डिपेंडेंट और बिल्कुल किसी भी चीज के ऊपर रिलाय ना करने वाला बना लिया है। दिस हैड द डिजायर्ड इफेक्ट, और इससे वो जो मूड स्विंग बदलने वाला जो डिजायर्ड इफेक्ट था कजिन का वो परफेक्टली पूरा हुआ। और जगन कहता है आई हैव डिसकंटिन्यूड शुगर एज यू नो, आई फाइंड 20 ड्रॉप्स ऑफ हनी इन हॉट वाटर क्वाइट एडिक्वेट। फिर वो कहता है कि मैंने तो चीनी खाना भी बंद कर दिया है और मैं उसकी जगह हनी को यूज करता हूँ, 20 ड्रॉप्स ऑफ हनी इन हॉट वाटर। ठीक है, उस जितना 20 ड्रॉप्स के लिए गर्म पानी चाहिए उतना मैं लेता हूँ, एंड दैट इज द नेचुरल वे ऑफ टेकिंग द शुगर वी नीड, और यही एक प्राकृतिक तरीका है शुगर लेने का, उसके लिए मैंने हनी लिया है। यू हैव परफेक्टेड द आर्ट ऑफ लिविंग ऑन नथिंग, और कजिन कहता है कि तुमने तो अपनी लाइफ को इस तरह से बना लिया है कि तुम्हारे अंदर आर्ट ऑफ लिविंग ऑन नथिंग, यानी कि तुम किसी भी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। एनकरेज जगन एडेड, और फिर जगन और एनकरेज हो जाता है उसकी बात से, और फिर कहता है आई हैव गिवन अप राइस टू, मैंने तो चावल भी छोड़ दिए हैं। आई कुक अ लिटिल स्टोन ग्राउंड व्हीट एंड टेक इट विद हनी एंड ग्रेन्स, अब मैं गेहूं हनी और ग्रीन्स के साथ हरी सब्जियों के साथ खाता हूँ। ओके, स्टोन ग्राउंड व्हीट इन द सेंसेस जो पिसे हुए गेहूं होता है वो लेता हूं मैं। एंड येट सेड द कजिन आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई यू गो ऑन वर्किंग एंड अर्निंग। अब कजिन कहता है लेकिन फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम फिर ये क्यों कर रहे हो, वर्किंग एंड अर्निंग, टेकिंग ऑल द ट्रबल, क्यों इतनी मुसीबतें पाल रहे हो, क्यों इतना ट्रबल ले रहे हो। He waved his hands in the direction of the sweets displayed on trays at the window। वो उसकी दुकान की तरफ इशारा करके कहता है लेकिन मैं सरप्राइज होता हूँ कि तुम्हें क्या जरूरत है अब इन सब चीजों की जब तुमने सब कुछ छोड़ ही दिया है। लेकिन बट स्टॉप शॉर्ट ऑफ आस्किंग वाई जगन, वो कुछ और इस बात के साथ कहना चाहता है, वो नहीं पूछता और सिंपली कहता है कि तुम फिर ये सब ट्रबल क्यों ले रहे हो। कहना ये चाहता है कि जब तुमने ये सब खाना छोड़ दिया है तो दूसरों को क्यों खिला रहे हो। ओके, बट वो ऐसा नहीं कहता। One side he could hear, see and smell whatever was happening in the kitchen. Just a minute. Okay, he knew that all of them were
So should expect others to eat sweets and keep him flourishing. तो वो ये कहना चाहता है कि तुम तो नहीं खाते और तुम दूसरों से ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो मिठाइयाँ खाते रहें और तुम्हें फ्लरिश करते रहे, यानी कि तुम्हें अर्न करके देते रहे. He felt he had said enough, लेकिन उसको लगता है कि मैंने जितना कहना था कह दिया. And stirred in his seat, और फिर वो वहां से उठ जाता है. जगन्स काउंटिंग आवर वॉज अप्रोचिंग, क्योंकि ये जो टाइम था वो जगन का काउंटिंग आवर था, 6 o'clock. And the cousin knew that he should move as Jagan did not like his cash to be was. कजिन को लगा कि अब उसे जाना चाहिए क्योंकि जगन को पसंद नहीं है कि कोई उसको कैश काउंट करते हुए या कैश को देखे. ओके, द टाइम वॉज 6 और ये था 6 बजे का टाइम. ये था द पीक सेल्स ओवर, वो टाइम जब जो मेन सेल होती थी वो ओवर हो जाती थी. एंड द फ्रंट स्टॉल बॉय वुड बी ब्रिंगिंग इन द कलेक्शन फॉर द डे, और 6 बजे जो फ्रंट स्टॉल बॉय है वो उस दिन का कलेक्शन लेके आता था. At this moment, Jagan almost fancied himself a monarch on a throne, serving his people. इस समय जगन ऐसे लगता था जैसे कि कोई मोनार्क हो, कोई शहंशाह, कोई बादशाह हो, एक सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ. ओके, इस तरह का वो दिखता था. एंड थ्रोन सर्विंग हिज पीपल, उसके लोगों में कौन थे? इट इज आस्क्ड who were his people. They were 4 cooks in the kitchen and the front stall boy, and accepting their tributes. Okay, the throne was a flat bottom wooden chair, और उसका जो सिंहासन वो कैसा था? फ्लैट बॉटम, नीचे से फ्लैट था. लकड़ी का एक चेयर था, कवर्ड विद अ थिन कुशन, जिसके ऊपर एक पतला कुशन यानी कि आप कह सकते हो तकिया. होस्टेड ऑन अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा हुआ था ये चेयर. strategically placed so that he could keep an eye on all sides of his world of confection. इस तरह से रखा गया था कि वो उस वहां बैठकर चारों तरफ देख सकता है, उसकी शॉप के ऊपर, शॉप के चारों तरफ वो देख सकता था कि क्या चल रहा है. ओके, द चेयर वॉज नियरली a century, और ये जो चेयर थी ये ऑलमोस्ट सदियों पुरानी थी. ठीक है, these confections are the sweets being made inside the kitchen. The chair was nearly a century old with shining brass strips. उस चेयर के ऊपर ब्रास के स्ट्रिप्स लगी हुई थी on the arms and back. ठीक है, उसके आर्म्स पर और बैक पर. ओके, एंड carved legs in the senses, जो legs थे उसके वो carve किए हुए थे, उन पर कुछ बना हुआ था, है ना, खुद. Especially made by his father when he built his house behind a lawless statue. जब उसके फादर ने अपना घर बनवाया था लॉलेस स्टेच्यू के पीछे, उस टाइम पे ही ये चेयर भी बनवाई गई थी, इसलिए इसको कहा है कि सेंचुरी ओल्ड चेयर. Normally he would not have bothered to design a piece of furniture. नॉर्मली हम बात करें तो उसके पिताजी जो है वो ऐसी चेयर बनाने का या ऐसा फर्नीचर बनाने का कोई आफत नहीं लेंगे, क्योंकि जो फैमिली थी वो हमेशा पॉलिश्ड फ्लोर यानी कि नीचे जमीन पर बैठती थी. बट ही हैड फ्रिक्वेंट विजिट्स फ्रॉम वन मिस्टर नोबल, एन इंग्लिशमैन, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. लेकिन उनके घर पर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, मिस्टर नोबल, जो हमेशा आते थे विजिट पर. और क्यों आते थे? क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी सीखते थे उसके पिताजी से, और उनको नीचे बैठना पेनफुल लगता था, उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होता था नीचे बैठना. And found it even more painful to extricate himself from the sitting posture at the end of the lessons. यदि पढ़ने के बाद यदि वो उठता नीचे जमीन से तो वो उसके लिए और भी ज्यादा पेनफुल होता था, इसलिए उनके लिए ये चेयर बनवाई गई थी. A signed portrait ripening yellow with time was among the prized possessions dumped into the loft. और एक जो पोर्ट्रेट उनकी मिली थी मिस्टर नोबल की, जो कि एक तरह से एक प्राइज पोजीशन थी, वो लॉफ्ट इन द सेंस स्टोर रूम में पड़ी थी. बट एट सम पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द फैमिली द फोटोग्राफ वाज ब्रॉट डाउन. कभी कभी किसी ने उस फोटोज को निकाल लिया. द चिल्ड्रन प्लेड विद इट फॉर अ व्हाइल, बच्चे कुछ दिन उसके साथ खेले. एंड देन सब्स्टिट्यूटेड इन इट्स ग्लास फ्रेम द पिक्चर ऑफ अ गॉड एंड हंग इट अप. और फिर इसके अंदर ग्लास फ्रेम में भगवान का पिक्चर लगाया और उसको लटका दिया. While the photograph in the bear mound was tossed about as the children gazed on Mr. Noble's side whiskers and giggled all afternoon. Okay, so the photograph निकाल दिया गया, and Mr. Noble का जो
की तरफ, वो जो बच्चे थे दे ऑलवेज यूज टू गिगल ओवर हिम, उसकी तरफ देखकर हंसते थे। उसके जो बाल थे बेसिकली विस्कर्स, नोबल साइड विस्कर, जो साइड में जो बाल निकले हुए थे उनकी तरफ देखकर वो हंसते थे। और फिर फाइनली डिसअपियर्ड बैक टू द लॉफ्ट अ मिस ओल्ड अकाउंट बुक, और पुरानी अकाउंट बुक के अंदर वो फोटो कहीं ना कहीं रखी रह गई विद अदर ऑब्सक्योर फैमिली जंक, फैमिली का जो अदर जंक था, जो भी बेकार सामान थे रद्दी, उनके साथ वो पिक्चर भी, मिस्टर नोबल की पिक्चर भी वहां पे रख दी गई। ओके, on one side he could hear, see and smell whatever was happening in the kitchen. एक तरफ वो देख सकता था कि क्या हो रहा है किचन में, क्या चल रहा है, सब कुछ उसको पता होता था। And whence a constant traffic of trays laden with colorful sweetmeats pass on to the front counter. जब एक constant traffic, लगातार ट्रेस और एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाया जा रही थी, यानी कि किचन से फ्रंट स्टॉल की तरफ, sweetmeats passed on the front of counter as long as the frying and sizzling noise in the kitchen continued and trays passed. जिस तरह से वो जो किचन से जो ट्रेस थी वो काउंटर तक जा रही थी और फ्राइंग और सिजलिंग नॉइस उसको आ रही थी, जगन नोटिस नथिंग and continued his gaze unflinchingly fixed on